गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट सेकंड पढ़ा था, उस समय हमने एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाए थे। सारे के सारे प्रेजेंट के सेंटेंस थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के। जैसा कि वो पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। टुडे वी शैल रीड सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे बनते देखिए फॉर्मूला फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब बनेगा, पहले वॉज वर्ब आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और WH वाला जो हु से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस देखिए, पहले इसका ए भी होगा हु प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी बनेगा बाय होम प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ये थे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के एवी से पीवी में किस तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मूलेज। अब देखिए सेंटेंस, You rang the bell. She did not cook a delicious dish. Did you ask some questions? Who planted many plants? ठीक है, ये सारे चारों सेंटेंस आपको मैंने एक्टिव एस के दिए रखे हैं, इनको आपको पीवी में चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट सेंटेंस चेंज होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में होगा द बेल वॉज रंग बाय यू। नेक्स्ट होगा डिलीशियस डिश वॉज नॉट कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट होगा वर some questions asked by you। और लास्ट सेंटेंस होगा by whom were many plants planted। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट के सेंटेंस थे सारे, उन्हें एवी से हमने पीवी में चेंजेस किया। अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, लिखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस परफॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी होता है ऑब्जेक्ट प्लस
was were प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म by प्लस और सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, पहला आ जाएगा was were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएचएस में हु वाला सेंटेंस देखिए फिर कैसे बनेगा ये। फर्स्ट हु was were प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा ए वी, इसका पीवी बनेगा हमारा। पीवी का सेंटेंस देखिए, हु की जगह आ जाएगा बाय होम प्लस was were फिर ऑब्जेक्ट फिर बीइंग फिर आपकी थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था पास्ट कंटिन्यूस का एवी टू पीवी के फॉर्मूले। सब सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं देखिए। सेंटेंस देखिए फॉर्मूला एग्जांपल, शी वॉज लर्निंग old methods I was not calling them. Was she preparing some notes? Who was telling a story? ये सारे सेंटेंस हैं पास्ट कंटिन्यूस के, इनको हमें पीवी में चेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा देखिए, ऑल मेथड्स वर बीइंग लर्न बाय हर। नेक्स्ट होगा दे का आगे दे, देम का ऑब्जेक्ट दे बन जाएगा, सब्जेक्ट आगे दे वर नॉट बीइंग कॉल्ड, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सम नॉट्स, तो पहले ऑब्जेक्ट प्लूरल इसलिए वर आया, सम नॉट्स, फिर आएगा बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर क्वेश्चन मार्क और लास्ट सेंटेंस होगा हमारा बाय होम was a story being told और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस थे पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस थे, जैसा कि हमने इसको एवी से पीवी में चेंजेस किया। और लास्ट देख लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस, वो भी देखिए उनके फॉर्मूले, जैसा कि मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अभी हमने सीखा पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस किस तरह से एवी से पीवी सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूला देख लीजिए आप पहले। पास्ट परफेक्ट का एवी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट
इसका पीवी बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका हैड में से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे इसके फॉर्मूले। हैड फर्स्ट में आ जाएगा, हैड ऑब्जेक्ट बीन तो आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। और लास्ट सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा WHS कप में WHS हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के हु प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी बनेगा बाय होम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म। ये सारे पास्ट परफेक्ट के फार्मूलाज हैं। फर्स्ट एवी का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पीवी बनाया हमने, फिर ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव हेड से स्टार्ट होने सेंटेंस है, और एवी का WHS में हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के ये रहा फार्मूले पास्ट परफेक्ट। अब इसके जो सेंटेंस हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम मोल कंसेप्ट से क्या क्या निकाल सकते हैं। मोल कंसेप्ट से हम ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, यानी ग्राम परमाणु भार। 1 ग्राम परमाणु भार भी किसके इक्वल होता है? 1 ग्राम मोल के बराबर, 1 ग्राम मोल एटम के बराबर। इसके अलावा हम निकाल सकते हैं कि ग्राम जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्राम अणुभार। 1 ग्राम अणुभार भी किसके बराबर होता है? 1 ग्राम 1 मोल ग्राम अणु के बराबर। ये फिक्स है, यानी कि जैसे H2O, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि H2S या H2O ले लो। H2O का क्या होगा? मोलर मास कितना है? 18। तो 18 ग्राम में कितने अणु होंगे? 6.02 × 10⁻23। तो किसी भी अणु का जो ग्राम अणुभार होता है उसमें अणुओं की संख्या किसके बराबर होती है? 6.023 × 10⁻23, यानी कि अवोगाद्रा संख्या के बराबर होती हैं। तो ग्राम परमाणु भार भी 1 मोल के बराबर, ग्राम अणुभार भी 1 मोल के बराबर। और इसके अलावा होता है एक आयतन कि NTP पर किसी भी गैस का जो 1 ग्राम मोल होता है उसका आयतन किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के। वो भी हम निकाल सकते हैं। NTP का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन ताप, 200 या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273 केल्विन ताप, 1 एटमॉस्फेयर दाब या 766 मिलीमीटर दाब। मिलीमीटर पे लेते हैं तो 760 लेते हैं। ये आप ध्यान रखना। NTP ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर दाब पर यानी प्रेशर पर किसी भी गैस के ग्राम अणुभार का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CO2 का ग्राम अणुभार कितना है? 44, यानी 44 ग्राम का जो NTP पर आयतन होता है वो किसके इक्वल होगा? 22.4 लीटर के। ऐसे अमोनिया कितनी है? 17। अमोनिया का ग्राम परमाणु भार कितना? 17। तो 17 ग्राम का जो 17 ग्राम है वो NTP पर किसके बराबर होगी? 22.4 लीटर के बराबर। तो हम मोल अवधारणा से मोलर मास
एटॉमिक मास, और हम गैस को वॉल्यूम स्टेप में हम डिस्कस कर सकते हैं, वॉल्यूम पदों में। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 मोल बराबर परमाणु भार, अणु भार या सूत्र भार। कोई भी सूत्र भार हो, कोई भी अणु भार हो, किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण। 1 मोल परमाणु हो, 1 मोल परमाणु पूछे तो परमाणु हो सकते हैं, अगर उसको अणु भार के रूप में ले तो अणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल का मतलब कण, अणु, आयन, परमाणु या इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होंगे कि आपने कौन सा वेट लिया है। फिर है एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, वो 1 मोल के, यानी ग्राम उसका परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार या मोलर भार जो होता है वो किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। और 1 मोल एनटीपी पर किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर। ये आपके मैंने बिल्कुल सिंपल तरह से आपको क्या समझा दी, मोल की डेफिनेशन आपको समझा दी। 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण परमाणु भार, या एनटीपी पर किसी भी गैस का ग्राम अणु भार या ग्राम परमाणु भार किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर की। अब है मोल अवधारणा के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं। मोल अवधारणा में हम क्या क्या निकाल सकते हैं? मोल अवधारणा है, मोल किसे कहते हैं? ये आपके मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल मतलब अगर आपको मोल दे रखा है तो ठीक, और अगर आपको कैलकुलेट करना है मोल, तो पदार्थ का जो आपको दिया गया भार है और उसमें मोलर मास का अगर आप क्या कर दो, भाग दे दो, उसको मोलर मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाता है? आपके मोल आ जाते हैं। ये देखिए, अगर आपको मोल निकालना है तो मोल किसके बराबर हो जाएंगे? मोल बराबर दिया गया मास अपॉन मोलर मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, ग्राम में, अपॉन पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का ग्राम अणुभार। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम में आ जाए कि 2 मोल एथेनॉल किसके इक्वल होंगे? 2 मोल एथेनॉल C2H5OH, ये कितने? इसके 2 मोल लिए। इसका मतलब क्या है कि यह आपको दे रखा है कि 46 ग्राम एथेनॉल में कितने मोल होंगे। ठीक है ना। तो हम क्या निकाल सकते हैं? अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की क्या दे रखी है, मास दे रखा है या मात्रा दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हो? मोल आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 46 ग्राम एथेनॉल में हमको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल। वी नो, हम क्या जानते हैं? वी नो मोल किसके इक्वल है? आपको जो दे रखा है गिवन मास, यानी कि दिया गया मास, पदार्थ का भार कितना दे रखा है? 46, और मोलर मास, एथेनॉल का मोलर मास आप निकालो C2H5OH, 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना आता है? 46 ही आता है। ठीक है ना। तो कितने हो गए? 1 मोल। यानी कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की मास दे रखा है तो आप क्या उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मोल में कन्वर्ट कर सकते हो।
अगर आपको दे दिया 4.4 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? 4.4 ग्राम CO2 में मोलों के संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। 4.4 ग्राम। तो हमको पहले क्या करना है बेटा कि हम जानते हैं CO2 का क्या निकालो आप, मोलर मास। कार्बन का कितना 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपके 44। ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 32, 44। हम जानते हैं इधर देखिए 44 जो ग्राम होता है वो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। इसलिए 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1/44। और इसलिए 4.4 ग्राम CO2 किसके बराबर होगी? 4.4 अपॉन यानी 1 अपॉन ये आ गया आपके 4.4 के। अगर आपको मोल दे रखे हैं तो नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हो आप? कण यानी पार्टिकल्स निकाल सकते हो, अणु, आयन या परमाणु। ये आपको क्या दे रखा है? मास दे रखा है, तो आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जैसे CO2 कि 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम CO2 को आप मोल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो वी नो 44 ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। अभी हमने डिस्कस किया, तो मैंने निकाला इसका 44 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल। तो 1 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा? 1/44 के। और 4.4 ग्राम CO2 में कितने मोल हो जाएंगे? 4.4 अपॉन, इसको आप जो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? जितने मोल आ जाएंगे 0.5 मोल। 10 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 1/10 मोल हो जाएंगे। और इससे हम किसी भी क्या निकाल सकते हैं? किसी भी पदार्थ में अगर आपको मास दे रखा है तो उसको आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.1 मोल जाएगा नहीं, वापस आप, तो 0.1 मोल हो जाएगी। ऐसे हम किसी भी सब्सटेंस के क्या निकाल सकते हैं? अगर आपको मात्रा दे रखी है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे और मैं आपको बताती हूँ, 36 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कीजिए 36 में। तो हमको पहले क्या निकालना है? इसका मोलर मास निकालना। 18 ग्राम वी नो, हम जानते हैं, वी नो 18 ग्राम में किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल। यानी कि ग्राम अणुभार किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। इसलिए 1 ग्राम H2O किसके बराबर होगा? 1/18 ग्राम मोल के इक्वल। इसलिए 36 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/18 इंटू 36 = 2 मोल। तो आप क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट मोल कंसेप्ट से आपको मास दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हैं? उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गिवन मास मोलर मास में क्या आपके रिलेशन है? नंबर गिवन मास मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर है, अगर आपको मोल दे रखे हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ कण निकाल सकते हैं। यानी 1 मोल, ये देखिए आप 1 मोल H2O में कितने अणु होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने एटम होंगे? 1 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं हमको पता है? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर इसकी जगह आ जाए 2 मोल H2O में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल H2O। वी नो, हम जानते हैं 1 मोल
1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इसलिए 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपके 2 मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये बिल्कुल इजी है कि अगर आपको मोल दे रखे हैं तो आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो। और अगर आपको मास दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो? किसी भी पदार्थ का क्या निकाल सकते हो? उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत आपके इजी क्वेश्चंस था। तो मैंने आपको अभी बताया कि पहले जो रिलेशन था वो अगर मास दे रखा और मोलर मास दे रखा तो क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये रिलेशन था। और अगर आपको मोलर संख्या व परमाणु संख्या में क्या अंतर है? अगर हमको एटॉमिक नंबर निकालने हैं तो क्या निकालते हैं? मोल इनटू अवोगाद्रो संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर या परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या जैसे अपन ने निकाली कि 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, हम जानते हैं 1 मोल में इतने। अगर इसकी जगह 2 मोल पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पूछे 0.5 मोल में कितने होंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर आपको परमाणुओं की संख्या पूछे तो आपको जो गिवन मोल है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के पूछे कि इसके इतने मोल में एटम्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मोल में पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 से पूछे तो 0.5 से कर दो, 5 मोल से पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर n इंटू NA। हम किसी भी क्या निकाल सकते हैं? परमाणु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन को ही हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कि इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें पढ़ ली। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t, यानी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले थे जो कि हमने लास्ट क्लास में देखे थे। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देखा था कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे m0 L1 t माइनस 2 होता है। यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब हमको देखना है साइन कन्वेंशन, यानी एक्सेलरेशन के साइन कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारा कौन सी क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके जो साइन है, मैग्नीट्यूड है, वो प्लस में भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन होती है उसके अंदर। तो उसके लिए हमको क्या करना है? साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे? तो सब देखो कि अलग अलग कंडीशन हम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है v1 और v1 वेलोसिटी है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर है। और ये यहाँ से यहाँ आया, वेलोसिटी कितनी होगी? v2, और v2 की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है, और टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? 10 से 15 होगी। कितनी होगी? 10 से 15 होगी। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम t। और v2 की वैल्यू कितनी है? तो v2 है 15 है, और v1 कितना है? तो v1 10 है, डिवाइड बाय टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो कितना आ गया? 5। ठीक है, और ये जो 5 वैल्यू है वो कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी? पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी कि
ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करके वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर है, यानी v1 कितनी है उसकी 10 मीटर है, और v2 उसकी कितनी है 15 मीटर है, कितनी है 15 मीटर है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हमने लिख लिया। तो एक्सेलरेशन हो गया इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है और फाइनल कितनी है 15 है, तो v2 माइनस v1 करेंगे तो v2 कितना हो गया। अब ये वाली जो डायरेक्शन है वो फिजिक्स में हम कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन है, और फिजिक्स में राइट को हम पॉजिटिव लिखते हैं और लेफ्ट को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी है -15 है और ये क्या है -10 है। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो v2 की वैल्यू -15, माइनस का माइनस एज इट इज, और जो 10 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -10 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया माइनस का 15 प्लस का 10 हो गया। तो जो आंसर आया वो कितना आ गया, तो आंसर आ गया -5, -5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू है वो कैसी थी, पॉजिटिव वैल्यू थी, और ये कैसी है, तो -5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसकी जो वेलोसिटी है v1 जो है वो कितनी है 15 है, और t जब टाइम हुआ तब जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10, यानी v2 कितना हो गया 10 हो गया, टाइम कितना है 1 सेकेंड है। तो अब कितना हो गया, तो v2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है, कितनी है 10 है, माइनस v1 कितना है 15 है, 15 है, टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड, जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई -5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कैसा है नेगेटिव है, ये भी कैसा है नेगेटिव है। अब फोर्थ कंडीशन हमारी कौन सी होगी, तो फोर्थ कंडीशन हमने देखी कि ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी है 10 है, और इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसकी वो कितनी है 15 है, यानी v1 की वेलोसिटी है, v1 है वो कितना 15 है, और जो v2 है वो कितना है 10 है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कैसे होंगे माइनस होंगे। तो जो एक्सेलरेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो माइनस का 10 माइनस का 15, ठीक है, डिवाइड बाय 1, क्योंकि टाइम कितना है 1 सेकेंड है। तो जो आंसर आया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 10, और ये कितना हो गया प्लस का 15, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी हो जाएगी पॉजिटिव, सॉरी जो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, और यहाँ पर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, इस वाले चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है स्पीड डिक्रीज, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्ड होना, यानी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। वेलोसिटी या स्पीड अगर इंक्रीज है, इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन अगर हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिर भी हम एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं हम एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं, पर स्पीड का इंक्रीज होना इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं। और जब स्पीड डिक्रीज होती है तब हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, v1 वेलोसिटी कितनी है 10 से वेलोसिटी कितनी होगी 15 हो गई, तो 15 हो गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ या रिटार्डेशन हुआ। तो स्पीड इंक्रीज हुई, पहले कम थी और कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन, क्या हो गया, एक्सेलरेशन हुआ। सेकेंड कंडीशन, यहां पर वेलोसिटी कितनी थी 10 से वेलोसिटी इंक्रीज होगी 15, क्या हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब यहां पर जो -5 मीटर पर सेकेंड आया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ये भी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आया तो हमने रिटार्डेशन बोल दिया उसको कि नेगेटिव है यानी कम। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है।
पर यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। अगर स्पीड इंक्रीज होने की कंडीशन है, चाहे वहाँ माइनस आए प्लस आए, डजेंट मैटर, ठीक है, क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है कि इनिशियल कम है, फाइनल कैसी है, ज़्यादा है, यानी स्पीड कैसी होगी, इंक्रीज होगी, इसका मतलब वो क्या है, एक्सीलरेशन है। स्पीड डिक्रीज हुई, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे अब, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, इस कंडीशन में इधर जा रहा है, अब स्पीड कितनी है उसकी, तो 15 थी और फाइनल कितनी होगी, 10, यानी यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा थी और फिर कैसी होगी, कम हो गई, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिटार्डेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में स्पीड कैसी थी, ज़्यादा थी और इसके बाद कैसी होगी, कम होगी, तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि स्पीड कैसी थी, पहले भी ज़्यादा थी और फिर कैसे होगी, कम होगी, यहाँ पर भी कैसी थी, इनिशियल ज़्यादा थी और फाइनल कैसे होगी, कम होगी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, तो वहाँ पर हम एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं और हम चाहे तो वहाँ पर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। और जब स्पीड डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। कि जैसे कि हम एक ट्रक लेके जा रहे हैं, इमेजिन करो हम ट्रक लेके जा रहे हैं, ठीक है, सामने से जैसे कुछ आया, ठीक है, हमने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, हर सेकेंड में हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, यानी हम 60 की स्पीड से थे तो 60 से 40, 50 पर आए, 40 पर आए, 30 पर आए, 20 पर आए, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, रेगुलर क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अगर हम ढलान से उतर रहे हैं, ढलान पर जब थे हम, तब हमारी स्पीड कम थी, पर जैसे हम उतर रहे हैं नीचे, तो वहां पर हमारी स्पीड कैसी होती है, इंक्रीज होती है, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। तो एक्सीलरेशन प्लस माइनस होता है, हो सकता है, रिटार्डेशन भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि प्लस वाले को हमने एक्सीलरेशन बोल दिया, माइनस में आया उसको हमने रिटार्डेशन बोल दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सीलरेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, रिटार्डेशन प्लस में हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। पर जब स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन है, और जब स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन है। क्या है, एक्सीलरेशन है। तो ये हमने इसका साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में हम क्या देखते हैं कि फिजिक्स में हम रूल बनाते हैं कि राइट वाले को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, अपवर्ड वाले को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है कि राइट साइड में है पॉजिटिव, लेफ्ट में है नेगेटिव, अपवर्ड है पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। अब हमको क्या देखना है कि जो फिजिक्स में हम जो क्या है कि किसी भी जब भी हम साइन कन्वेंशन करते हैं, तो साइन कन्वेंशन के लिए हमको डायरेक्शन पहले ज़रूरी होती है। तो डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि पहले कौन सी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमको जो और साइन कन्वेंशन हमको पढ़ने हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमको जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन क्या है हमको देखना है। तो साइन कन्वेंशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, मोशन की इक्वेशन, जैसे कि हम बोलते हैं मोशन की इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, तो तीन इक्वेशन हमको काइनेमेटिक्स की देखनी है, उनको डिराइव करना है, कैसे करेंगे हम देखना है। तो एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर हम लिख सकते हैं जो हमारी हेडिंग है काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये कोई एक पाथ, स्ट्रेट पाथ, मोशन इज स्ट्रेट। अब किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, जब हमने घड़ी ऑन की तो यहाँ पर टाइम था t1, कितना था t1। t1 टाइम पर जो इसकी स्पीड थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी u, कितनी वेलोसिटी थी, u वेलोसिटी थी, ठीक है। और t1 टाइम कितना था 0, t1 टाइम कितना था 0। कुछ टाइम बिता और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, टाइम कितना हो गया t2, टाइम कितना हो गया t2। तो t2 टाइम पर हमने देखा तो उसके पास जो वेलोसिटी थी कितनी थी v, कितनी थी वेलोसिटी v थी। अब
T1 से T2 टाइम में इसने कितना टाइम लगा, उसको टाइम पीरियड कितना लगा, तो उसको टाइम लगा T। अब यहाँ से यहाँ आने में जब उसकी वेलोसिटी को U से V होने में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्ट्रेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों स्ट्रेट लाइन में कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया S। अगर इसके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज हुई है तो इसके पास क्या होगा एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट ने चलना किया तो एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे सारी क्वांटिटीज। तो u क्या है, तो u है हमारी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। v क्या है, तो v है हमारे, पहले v नहीं लिखेंगे, पहले हम लेंगे t। और t, ये जो t है वो क्या है, टाइम पीरियड है। वो क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। ठीक है। s जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब a क्या है, तो a है हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है। ठीक है। और v जो है हमारी वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। कोई क्वांटिटी बाकी तो नहीं रहेगी फिजिक्स में। ठीक है। सारी क्वांटिटी हो गई, u हो गया, a हो गया, s हो गया, v हो गया, t हो गया। ठीक है। पांचों क्वांटिटी है। ठीक है, पांचों क्वांटिटी है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर गया, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना हुआ, u से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, और u से v होने में टाइम कितना लगा, t लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी होगी v, और u से कितनी हुई v, तो क्या लिखेंगे v माइनस यू ओपन t। क्या हो गया, v माइनस यू ओपन t। अब हमने क्या किया, देयरफॉर इस v को रहने दिया, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो v को रहने देंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, u इधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो क्या हो गया v को रहने दिया तो v एज इट इज आ गया, u को ट्रांसफर किया माइनस था प्लस आ गया, तो u और प्लस का प्लस। ठीक है। और at क्या हो गया, एज इट इज, t इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन, या हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर जो हमको गिवन क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी क्वांटिटीज है, u और a है। u है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या एक्सेलरेशन, और t क्या टाइम। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज हमको गिवन है वो क्वांटिटी कौन सी है, तो u है, a है और t है। क्या है, u है, a है और दूसरी क्या है, t है। ठीक है। तो ये हमारी बन गई कौन सी इक्वेशन, तो काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन की हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब एक्सेलरेटेड मोशन को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सेलरेटेड मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो इक्वेशन हमारे पास काइनेमेटिक की इक्वेशन है। क्या यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास काइनेमेटिक की इक्वेशन है, तो यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास काइनेमेटिक की इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है। अब हमको निकालनी है सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब हमको जो सेकेंड इक्वेशन निकालनी है उसको हम आगे वाले जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम कंटिन्यूस करेंगे। बाकी आज जो हम पढ़ेंगे वो यहीं तक था कि काइनेमेटिक की जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, और फर्स्ट इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो आगे हम जब भी बोलेंगे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट या सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आपको समझ जाना कि फर्स्ट का मतलब क्या है, तो फर्स्ट का मतलब है v इज इक्वल टू यू प्लस at। सेकंड जो हम निकालेंगे, थर्ड हम निकालेंगे। तो आपको इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कम्प्लीटली देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें स्ट्रक्चर कौन सा हमने डिस्कस किया था। तो हमने ओवल या डिस्कोइडल जो हायर प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसी के बारे में हमने डिस्कस की थी। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है भले शेप अलग होगा लेकिन अंदर का जो पार्ट होगा वो सारा क्या होता है, एक जैसा ही होता है। जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, आपको ध्यान रखना है कभी कभी क्वेश्चन आपके सीधा आ जाता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आपने जो भी पढ़े थे वो सब क्या थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे। लेकिन आपने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो पढ़ा वो कैसे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। आपको ये भी याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते कौन से, जिनमें दो मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, जिनके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर पार्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे। और आपको पता भी है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है और उसको हम क्या कहते हैं, उस फोल्ड्स को क्रिस्टा कहते हैं, वो भी हमने देख लिया था। इसके बाद जो आपका प्लास्टिड था उसमें हमने पढ़ा था तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे इनवेजिनेट होके क्या बनता है, आपका थाइलेकोइड्स बनाता है। वो उस थाइलेकोइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और वो जो थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, मतलब 1 by 1 अरेंज होते हैं ऊपर, यानी अपन कह सकते हैं सैक ऑफ कॉइन या स्टैक ऑफ कॉइन यूँ कहते हैं हम। तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेनम। और वो जो इनवेजिनेट हुआ है मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो जो लॉन्ग थ्रेड होती है जो उसको कनेक्ट करने का काम करती है ग्रेनम को आपस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमेली। और जो आपका स्ट्रोमा होता है उसके अंदर कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे हमने रूबिस्को की बात की थी, एक एग्जांपल लिया था। तो रूबिस्को जो होता है आपका वो क्या, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा, तो रूबिस्को। इसके बाद कौन कौन सा किस टाइप का राइबोसोम होता है, जैसे 70S होता है, सर्कुलर डीएन होता है, ये सब हमने देख लिया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कुछ इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। तो जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी तो उससे रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट, जो आपका क्लोरोप्लास्ट था यानी प्लास्टिड को या क्लोरोप्लास्ट को, तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो बाकी रह गया था उसके बारे में हम लोग को देखना था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डायमॉर्फिक ऑर्गेनल होता है, कैसा होता है ये डायमॉर्फिक ऑर्गेनल, डायमॉर्फिक ऑर्गेनल, ये कैसा ऑर्गेनल होता है, डायमॉर्फिक ऑर्गेनल होता है। और डायमॉर्फिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट दो टाइप्स होते हैं। एक हो जाएगा आपका ग्रेनल जिसके अंदर ग्रेनम प्रेजेंट होता है और दूसरा हो जाएगा आपका ए ग्रेनल जिसके अंदर ग्रेनम एब्सेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दो टाइप के बारे में भी। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रेनल क्या होगा। ग्रेनल का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा। इसके बाद प्रेजेंट होगा आपका ग्रेनम, ग्रेनम के बारे में आप जानते भी हो ग्रेनम क्या है। एंड इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा लेमेली। इनसाइड बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रोमा लेमेली, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, जो ग्रेनल होता है आपके वो कहाँ पे पाया जाता है, मतलब ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मीजोफिल सेल्स ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स। अब ये C3 एंड C4 प्लांट्स क्या होते हैं, तो जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तब आपके आ जाएगा C3 प्लांट्स कौन सा होता है और C4 प्लांट्स कौन सा होता है, इसके एग्जांपल कौन से होते हैं। आप जो डेली रूटीन में जितने भी प्लांट्स देखते हो उसमें कौन सा C3 है कौन सा C4 है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे। और इनमें डिफरेंस क्या होता है, जिनको C3 कहते हैं इसको C4 कहते हैं, कौन सी ऐसी साइकिल होती है, सब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मीजोफिल सेल्स ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स, आपको यहाँ पे तो इतना ही ध्यान रखना आपको, स्ट्रोमा, ग्रेनम एंड स्ट्रोमा लेमेली, मतलब आपका जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसके स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनल। ए ग्रेनल क्या हो जाएगा, तो ए ग्रेनल जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा तो प्रेजेंट होता है आपका, ये तो इसमें भी था स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेनम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओनली स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। तो इसके अंदर एब्सेंट क्या होता है, इसके अंदर ग्रेनम एब्सेंट होता है। किसके अंदर, ए ग्रेनल के अंदर स्ट्रोमा सॉरी ग्रेनम क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ए ग्रेनल कहते हैं। ए ग्रेनल का मतलब क्या होगा, इसके अंदर ग्रेनम एब्सेंट है। इसके बाद इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है, बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। जो आपका C4 प्लांट्स होता है उसकी जो बंडल शीथ सेल्स होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, तो बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट। और आपको ग्रेनल में ध्यान रखना है C3 एंड C4 प्लांट्स। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपका क्वांटासोम। अब ये क्वांटासोम क्या होता है, तो क्वांटासोम जो होता है आपके
उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेसिस यूनिट या फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट आपको पूछे तो आपको ध्यान रखना क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम होता है ये क्या होता है, इसके अंदर जो आपके पिगमेंट्स होते हैं उनका बंडल्स होता है, यानी बंडल्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। और इसके अंदर कितने पिगमेंट्स होते हैं, तो मैक्सिमम जो एक क्वांटासोम होगा उसके अंदर कितने पिगमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ पिगमेंट्स हो जाएंगे उसके अंदर 232 240 पिगमेंट्स। आपको ये याद रखना है, एक क्वांटासोम के अंदर नंबर ऑफ पिगमेंट्स कितने होते हैं, तो 232 240 पिगमेंट्स होते हैं। और कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, तो आपको एग्जांपल भी याद रखना कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर मेनली पिगमेंट्स होगा एक तो क्लोरोफिल, इसके बाद इसके अंदर होगा कैरोटीनॉइड्स, इसके बाद इसके अंदर होगा ज़ेंथोफिल, जो मेन पिगमेंट है वो बता रहा हूँ क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, इसके बाद फाइकोबिलिन्स, इसके बाद आ जाएगा आपका फाइकोबिलिन्स। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वांटासोम होता है उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स, ये सारे पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ पिगमेंट्स यानी एक क्वांटासोम के अंदर, मतलब अपन जैसे कहते हैं एक यूनिट है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है, और आपको कह दिया गया क्वांटासोम, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उस क्वांटासोम के अंदर नंबर ऑफ पिगमेंट्स कितने होंगे, 232 240 पिगमेंट्स होते हैं। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। यानी क्वांटासोम क्या हो जाएगा, जिसके अंदर 232 240 क्या होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट हो। पिगमेंट कौन कौन से होंगे, बेसिक जो पिगमेंट्स आपको पूछा जाए जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इसके बाद आपका ज़ेंथोफिल एंड फाइकोबिलिन्स, ये सारे जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखें किसकी, थाइलेकोइड्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो उस थाइलेकोइड्स के अंदर अगर अपन बात करें, जैसे हमने क्वांटासोम देख लिया, तो एक टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट जो आपके वो आती है LHC। अब ये LHC होता क्या है, आपको याद रखना है, मेनली मैं बता दूंगा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब ये वापस आएगा। इसको हम कहते हैं लाइट, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, किसको, LHC। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, मतलब दो सिस्टम होते हैं इसके अंदर। तो वो हो जाएगा एक तो आपका PS1। अब ये PS1 होता क्या है, तो इसको कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसको क्या कहेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको क्या कहेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जो PS1 होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करता है, कैप्चर करता है। मतलब इसके अंदर जो मेन पिगमेंट होगा, जैसे मेन पिगमेंट कौन सा होगा, तो क्लोरोफिल A ही होता है। कोई भी सिस्टम हो, फोटो सिस्टम फर्स्ट हो या सेकंड हो, उनके अंदर मेन पिगमेंट तो क्या होता है, क्लोरोफिल ही होता है। लेकिन इनकी मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या यूँ कह सकते हैं अपन, इनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता होती है कि ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बाकी एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो आप समझ जाना वहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट वर्क कर रहा है वहाँ पे। तो आपका जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा यानी PS1, इसके अंदर कितने नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो आपको ध्यान रखना PS1 के अंदर 700 नैनोमीटर, यानी PS 700 अपन लिख सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, PS 700 इसको लिखा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। या फिर अपन ये लिख सकते हैं P700, आपको याद रखना है। इसके बाद आपके आ जाएगा सेकंड, PS सेकंड, यानी फोटो सिस्टम सेकंड। जो आपका फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो कौन से नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, आपको ध्यान रखना है P680, मतलब 680 नैनोमीटर। क्या हो जाएगा, ये नैनोमीटर, आपको यूनिट भी याद रखनी है। ये क्या होती है, वेवलेंथ की यूनिट है। तो आपके 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, PS सेकंड। और 700 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है तो वो हो जाएगा आपका PS1। ये क्या है, तो जब हम फोटो सिस्टम पढ़ेंगे या फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा व्हाट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, PS1 PS2। तो ये कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर। और PS1 जो होता है आपका 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके बाद आ जाएगा आपका थाइलेकोइड्स। जैसे थाइलेकोइड्स की बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हमने थाइलेकोइड्स के बारे में देखा था। अभी जो थाइलेकोइड्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम अलग से बना के इसको देखें तो थाइलेकोइड जो होता है आपका कुछ ऐसा बना हुआ रहता है।
ये हो जाएगा आपका थैलेकोइड्स। और इसके अंदर भी क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड जैसा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हम थैलेकोइड्स की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ना कि हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो थैलेकोइड्स आपने देखा भी है स्ट्रक्चर, एक के ऊपर क्या होते हैं, एक ये अरेंज होते हैं, यानी स्टैक ऑफ कॉइन की तरह, यानी बहुत सारे कॉइन आपने एक के ऊपर एक रखे हो, एक ही साइज के, ऐसे ये क्या होता है, आपस में अरेंज होते हैं। तो ये हो जाएगा थैलेकोइड्स का स्ट्रक्चर। ये हो जाएगी इसकी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी जो थैलेकोइड्स है उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और बीच में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। मतलब ये खाली जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन होता है इसके अंदर। और ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको डीपली ज़्यादा पूछ लिया जाए कि थैलेकोइड जो होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होते हैं, ये तो आप जानते हो, लेकिन वो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसमें आपके क्या प्रेजेंट, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके थैलेकोइड क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे थैलेकोइड से इसके आउटसाइड क्या होगा आपका, इसके आउटसाइड आपके प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा। क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा, यानी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो मैट्रिक्स हमने बात की थी वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्यों बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रोमा। तो ये आउटर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रोमा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये हो गया स्ट्रोमा, ये थैलेकोइड्स की मेम्ब्रेन है, और ये अंदर जो गैप बना हुआ उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। अब हमने यहाँ पे बात की थी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी PS1 और PS2। नैनोमीटर के बारे में देख लिया, नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये कंप्लीट कहाँ होती है प्रोसेस, थैलेकोइड्स के अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल की बात तो वहीं पे की थी हमने। तो क्लोरोफिल ही क्या करता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये थैलेकोइड्स के अंदर ही होती है, लेकिन होती कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। जो मेम्ब्रेन, मतलब ये थैलेकोइड्स और ये थैलेकोइड्स जो आपस में अटैच है, तो इनके बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्रेस्ड पार्ट। और जो आपके आउटसाइड पार्ट होता है जो किससे अटैच है, ये तो दो मेम्ब्रेन आपस में अटैच है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं। और जो आपकी मेम्ब्रेन है थैलेकोइड्स की वो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एप्रेस्ड पार्ट। नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ये हो जाएगा आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट। आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो जाएगा नॉन एप्रेस्ड पार्ट। नॉन एप्रेस्ड पार्ट किसको कहेंगे, जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में थैलेकोइड्स की मेम्ब्रेन है उस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, नॉन एप्रेस्ड पार्ट। और जो दो मेम्ब्रेन आपस में कनेक्ट है थैलेकोइड्स की उसको हम क्या कहेंगे, एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं। अब ये एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट पढ़ने का रोल क्या है यहाँ पे, तो इतना रोल ये है, आपको ये ध्यान रखना, जो PS1 की बात की है, PS2 की बात की है, तो आपका जो PS2 होता है यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड होता है, वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, आपके एप्रेस्ड पार्ट के अंदर। और आपका जो PS1 होता है वो कहाँ पे होता है, आपके नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे कंप्लीट होता है। नॉन एप्रेस्ड पार्ट यानी स्ट्रोमा, और आपके जो आउटर मेम्ब्रेन है कौन सी, थैलेकोइड्स की, मतलब जो मेम्ब्रेन है, आउटर नहीं कह सकते, उसकी जो कंप्लीट मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपका PS1 कंप्लीट होता है। और आपका PS2 कहाँ पे हो, तो वो एप्रेस्ड पार्ट में होता है। कहाँ पे, थैलेकोइड्स के एप्रेस्ड पार्ट के अंदर ये कंप्लीट होती है प्रोसेस। आपको ये ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका थैलेकोइड्स के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं हम, जो लास्ट हमारा बचता है वो है फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शंस क्या है इसका, सारे हमने स्ट्रक्चर देख लिए, सब कुछ देख लिया। आपको ध्यान रखना है इसके बेसिक फंक्शन होते हैं। एक तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये किस में हेल्प करता है, तो फंक्शंस की अगर अपन बात करें, तो फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो मेन फंक्शन हो जाएगा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस में काम आता है ये, तो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसका फंक्शन होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब क्या करता है, अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है यानी कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। तो आपको पूछे किचन ऑफ द सेल क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल भी
कहा जाता है। ये पूछा जाता है कभी कभी, किचन ऑफ द सेल किसको कहते थे, आपको ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट को। और बहुत बार आप माइटोकॉन्ड्रिया कराते हो, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन किचन ऑफ द सेल यानी क्या हुआ कि ग्लूकोज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जबकि राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है। तो ये क्या करेगा, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और किचन ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज बनाएगा वहाँ पे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थाइलाकोइड्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। डायमॉर्फिक ऑर्गेनल है, ग्रेनल और एग्रेनल में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बता दिया। और एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये वापस आने वाला है आपको। और ऑटोमेटिकली आपको अगर ये पहले वाली चीज़ें याद है तो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया आपके क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और कंप्लीट आपका प्लास्टिड यहाँ पे क्या होता है, सेल ऑर्गेनल खत्म होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे सिलिया और फ्लैजिला के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।